नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज एक कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी वैसे सच्ची है पर सुननी चाहिए। विज्ञान से जुड़े आप लोग हैं और बच्चे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग रिसर्च से जुड़े हैं, बहुत सी शिकायतें सिस्टम से। एक बच्चे की कहानी आपको सुनाते हैं। ये जो बच्चा है ये अपने परिवार की 5वीं संतान था, सबसे छोटा बच्चा था। परिवार की माली हालत बड़ी खराब थी। पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे, माताजी इधर उधर काम करती थी, थोड़ा बहुत दुकान में हाथ बढ़ा देती थी। तो किसी तरीके से घर गृहस्थी चल रही थी। बड़े भाई जो हैं वो, इस बच्चे के जो बड़े भाई थे वो 10वीं में फेल हो गए। उसके बावजूद भी नौकरी करते थे। उस ज़माने में जो है 20 रुपये मिलते थे। अब ये बच्चा जो है, इसको पढ़ने का शौक तो था पर पढ़ने के लिए कोई सुविधा ही नहीं थी और परिवार भी कोई पढ़ने में खास रुचि नहीं दिखाता था। वो भी चाहता था कि जो बच्चा है दुकान में हाथ बटाए। खैर, आपको लग रहा होगा कि 20 रुपये की नौकरी, तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो बच्चा पैदा हुआ था ये 1893 में पैदा हुआ था। तो हम जब अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे तब की कहानी आपको बता रहा हूँ। तो बंगाल में ये बच्चा था, उस समय का जो बंगाल था, पता ही है आपको, बाद में तो विभाजन हो गया। खैर, तो अब ये बच्चे को पढ़ने का बड़ा शौक था। तो किसी तरह कर कर आके गाँव में 7वीं 8वीं तक का ही स्कूल था। 7वीं में इसको एडमिशन मिला। अब पढ़ाई में बच्चा बहुत होशियार था, सब फर्स्ट आया, सबको बहुत लगा। इसके भाई साहब को भी लगा कि भाई पढ़ने में होशियार है तो इसको आगे पढ़ाने का इंतजाम करना चाहिए। अब 10वीं की पढ़ाई जिस स्कूल में उस ज़माने में मिडिल स्कूल बोलते थे, वो उस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ था। अब वहाँ पढ़ने भेजने के लिए, खर्चा उठाने के लिए पैसा ही नहीं था। तो ये था कि कैसे कराया जाए। अब सरकारी स्कूल था, उसमें किसी तरह एडमिशन वगैरह तो मिल गया, लेकिन रहने खाने पीने का खर्चा कैसे पूरा होगा। तो बड़े भाई ने कुछ इंतजाम किया और वहाँ एक डॉक्टर जो है, बड़े भले दिल के डॉक्टर थे, उनसे उसने बात की। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरे साथ रह लेगा, खा पी लेगा, अपने बर्तन अलग धो के रखे और थोड़ा गाय का जो है ख्याल रखे, दूध निकाले, चारा डाले, ये सब काम करने को तैयार है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा रहे पढ़े अपना। तो वो बच्चा उसके लिए भी तैयार हुआ, क्योंकि पढ़ने का इतना शौक था। उसी परिस्थिति में पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते अपने पूरे राज्य में, कहें या एक तरीके से, वैसे तो राज्य के हिसाब से भी उस समय उसके बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन जिले में वो प्रथम आया। तो बहुत सब जगह वाह कमाल हो गया। सरकारी स्कूल में उसको और ऊपर की कक्षा में दाखिला मिल गया, बच्चा पढ़ने लगा। तो उस ज़माने में बंगाल के जो गवर्नर थे वो आए। अब बच्चा पढ़ने में होशियार था तो उसका पूरी जगह सम्मान था और डॉक्टर साहब भी पूरे मन से उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो गवर्नर आए तो उस समय, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन चल ही रहा था, अब बंगाल में तो आपको पता बहुत पहले से शुरू हो गया था। तो वहाँ पर यह हुआ कि सब जगह आंदोलन, यूनिवर्सिटी स्कूल के बच्चे जो हैं उन्होंने उस पूरे विरोध में भाग लिया। तो ये बच्चा जब अपने स्कूल जा रहा था तो ये नंगे पैर था। अब चप्पल वप्पल तो कुछ थी नहीं, ये नंगे पैर जा रहा था। तो उन्हें बाहर कर दिया भैया कि ये भी विरोध का हिस्सा है। बड़ी रिक्वेस्ट की, क्योंकि असलियत ये थी कि उस बच्चे के पास चप्पल पहनने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो हमेशा ही नंगे पैर जाता था। पर जिस दिन ये विरोध हो रहा था उस दिन ये गौर किया, उस दिन पुलिस वालों ने देखा और उसको स्कूल से निकाल दिया। अब बड़ी मुसीबत भाई, क्या करें। तो किसी तरह बात करके कुछ निजी स्कूल में वहाँ पर मदद मिली और निजी स्कूल में दाखिला मिला। और जब दाखिला मिला तो वो पढ़ाई में होशियार था और उसके अच्छे नंबर आए। जब नंबर अच्छे आए तो उसको 4 रुपये वजीफा भी मिला। और उसका जो बड़े भाई थे वो किसी तरह अपने 20 रुपये में से 5 रुपये से भेजते थे। और एक वैश्य समाज था, जिन्हें आज के ज़माने में हम बहुत बनिया या कुछ भी बोल देते हैं। समाज की भूमिका देखिए,
वो भी 2 रुपए देता था। तो मतलब क्योंकि होशियार बच्चा था, तो 11 रुपए महीने में वो बच्चा एक निजी स्कूल में पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते होशियार था। फिर कोलकाता का प्रिंसटन कॉलेज था, उसमें एडमिशन मिला, फिजिक्स डिपार्टमेंट में गया। अब आपको थोड़ा सा बताऊं, इनके जो सहपाठी थे उनमें जो सत्येंद्र नाथ बोस या बसु जो बोलते हैं, वो भी इनके साथ थे। तो जब नतीजा आया तो उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आए। पहले नंबर पर बोस रहे, दूसरे पे ये व्यक्ति था, वो बच्चा जो एक ऐसे गांव से जहां 10वीं तक का स्कूल भी नहीं था, वो पढ़ने निकला नंगे पैर, फटे कपड़ों में, एक गरीब घर से, जिसमें एक झोंपड़ी नुमा घर जिसमें ये रहते थे, पिताजी की छोटी सी दुकान थी। उस गरीबी से वो उस कॉलेज में पहुंचा, एमएससी में भी बोस के बाद दूसरे नंबर पे रहा। तो वहीं पर फिर भौतिकी विभाग में पढ़ाने लगा। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनको आप इससे समझ लीजिए, जब वो पैदा हुए तो बड़ी तेज बादल गरजे, खूब बारिश हुई। तो उनकी जो बड़ी बहन थी, बहन ने कहा इतने मेघ गरज रहे हैं, तो उसको मेघनाथ नाम दिया। तो अब आप अगर समझ गए हो तो थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन देने वाले, जिसको साहा इक्वेशन भी कहा जाता है, हम उन्हीं मेघनाथ साहा की बात कर रहे हैं। तो देखिए कि कितना बड़ा योगदान कि मेघनाथ साहा इतनी गरीबी से निकले और उन्होंने इतनी, ये जो इक्वेशन बनाई थी इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम, जो रंग दिखते हैं उसे पता लगता है कि तारे की उम्र क्या है, आयु क्या है, कौन सी गैस है, ये तभी संभव हो पाया मेघनाथ साहा के कारण। इस वजह से ही एस्ट्रोनॉमी, जो खगोल विज्ञान है, वो आगे बढ़ा। इतना बड़ा काम और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सराहा। जब भौतिकी विभाग में पढ़ाते थे उस समय इतने अच्छे इन्होंने शोध पत्र लिखे, लेकिन पैसे थे नहीं, जर्नल्स में छापने के तो पैसे भी लगते हैं ना जी, उस जमाने में तो लगते ही लगते थे। और खासतौर से जो भारतीय या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें बोला जाता है, उनसे तो लिए जाते हैं। और आज भी इस सब पे कभी चर्चा करेंगे, लेकिन खैर पैसे थे नहीं तो अच्छे शोध पत्र कभी छप ही नहीं पाए। तो उसके बाद जब इक्वेशन दुनिया के सामने आई और बड़ी बड़ी फिर चीज़ें हुई, आज भी बताते हैं ना कि वहाँ ये तारे की ये उम्र, वहाँ एक नई गैलेक्सी जो है वो तैयार हो रही है, एक नेबुला है, ये सब उनकी गैसेस, उनकी कंपोजिशन के लिए साहा, मेघनाथ साहा की इक्वेशन काम आती है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि इनका 7 बारी नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन हुआ था। जी हाँ, 7 बार। और 7 बार में ऐसा नहीं कि भारतीय वैज्ञानिक ही बोल रहे थे, 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भी, जो कि विदेशी थे, क्योंकि भारत में तो मिला नहीं ना किसी को, मिला है सीवी रमन साहब को, लेकिन 1930 में भारत गुलाम था। तो खैर मेघनाथ साहा को नोबेल नहीं मिला, 7 बार इनाम गया। तो ये भी एक समझने की बात है कि उसकी परवाह नहीं की, देश सेवा में लगे रहे, यहाँ तक कि जो सांसद भी बने वो। और उसी में एक योजना आयोग की बैठक में जाते में दिल्ली में उनको जो है हार्ट अटैक आया और उसी में उनकी मृत्यु हुई। ये इसलिए आपको बताया कि सारी सुविधाओं के बावजूद भी आज ज़्यादा शिकायतें, पर एक नंगे पैर चलते हुए वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा। ये है मेघनाथ साहा की कहानी, जिसको समझिए और भी पढ़िएगा और भी जानिएगा। मन किया कि उन वैज्ञानिकों के बारे में ज़रूर चर्चा करनी चाहिए जो नोबेल पुरस्कार के अधिकारी थे, जिनकी वजह से दुनिया में विज्ञान इतना आगे बढ़ा, पर उन्हें मिला नहीं। कारण शायद भारतीय होना भी रहा हो। खैर आगे बढ़ते हैं। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऑप्टिक फाइबर जो है उसका आविष्कार जो है किसने किया था, किसने ये टर्म दी थी। और हमने इसमें आप सबसे जब ये सवाल पूछा तो हमने जानना चाहा था कि वो व्यक्ति हैं, कौन है, क्या हैं। तो इस पे दीनानाथ कुमार जी ने सबसे पहले जवाब दिया है और उन्होंने बताया कि नरेंद्र सिंह कपानी जी जो हैं वो थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स नाम दिया था और इसकी खोज की थी। अब समझ लीजिए कि फाइबर ऑप्टिक्स पूरी दुनिया, अगर चाहे रॉकेट जाने से लेकर अंतरिक्ष या कैमरे या कोई भी संवेदन के लिए कोई भी इस तरीके के सेंसर्स बन रहे हैं,
सब में ऑप्टिक फाइबर्स का उपयोग है। आपको पता ही है, नया बजट आया, क्या बोला कि पूरे देश में ऑप्टिक फाइबर्स का जाल बिछाएंगे, क्योंकि सूचना के आदान प्रदान से लेके बहुत हाई स्पीड ट्रैवल करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। किसने आविष्कार किया? नरेंद्र सिंह कपानी ने। और ये बता रहे हैं आगे कि 1955 में उन्होंने लंदन से अपनी पीएचडी की और उनकी मृत्यु जो है 4 दिसंबर 2020 को हुई। यही जो है हमेशा की तरह मोहम्मद हुसैन हारिस जी ने भी यही जवाब दिया और उन्होंने एक अच्छी बात भी आगे बताई है कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहे जाते हैं नरेंद्र सिंह कपानी जी, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। 2021 में पद्म विभूषण भी इन्हें भारत सरकार की ओर से मिला है। तो ये इसलिए पूछा था कि ये भी वो शोध है, ये भी वो व्यक्ति है। फॉर्च्यून पत्रिका ने तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वैज्ञानिकों में दुनिया के टॉप 20 में इनका नाम दिया था। इन्हें भी नोबेल मिलना था पर नहीं मिला। तो चलिए ऐसे ही और वैज्ञानिकों की जीवनी भी लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जो भारतीय, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया और उन्हें नोबेल नहीं मिला। और साथ में अब ऐसा करते हैं, कुछ उन लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने दुनिया में इतना बड़ा विज्ञान में योगदान दिया कि दुनिया ही बदल दी। उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज का सवाल आपसे यही हम जानना चाहेंगे, जो सवाल है कि टाइम डायलेशन क्या होता है। एक कंसेप्ट है टाइम डायलेशन। ये क्या है, किसने दिया था? आप तो आजकल पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा और इस पर पढ़िए, पता करिए और हमें बताइए। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।